कामरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, ब्रिक्स का जो एलामिया है उसमें इसराइल की मजम्मत भी की गई है, उसके अलावा अपने मालियाती इदारे बनाने की बात भी की गई है, करेंसी लॉन्च करने की भी बात की गई है। कितना रियलिस्टिक है और कितना अहम इजलास आप इसे समझते हैं जो इख्तिताम पजीर हुआ रशिया में ब्रिक्स का? जी आदिल, शुक्रिया। देखें, इसमें कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है। ये इजलास जो है रूस ने ऐसे मौके पे मुनक्कद किया है कि जब अभी वो यूक्रेन की जंग में फंसा हुआ है। एक स्टेलमेट चल रही है, ना वो जंग जीत पा रहे हैं ना हार पा रहे हैं, ऊपर से उनके ऊपर सैंक्शंस का बहुत ज़्यादा दबाव है। इसी तरीके से अगर चीन की हालत को देखा जाए तो वहाँ उनके यहाँ भी एक डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्राइसिस है जो बहुत बड़े पैमाने पे है। तो ये तो हुए दो बड़े जो उनके जो ना एक्टर्स हैं ब्रिक्स के। तीसरा बड़ा एक्टर हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जो है क्वाइट फ्रैंकली मैं समझता हूँ ब्रिक्स के लिए ओवरसाइज्ड है, क्योंकि वो बढ़ती हुई जियो इकोनॉमिक ताकत है, 5वें पोजीशन पे इस वक्त दुनिया में। और अगले 8-10 सालों के अंदर ये उम्मीद की जाती है कि तीसरी नहीं तो चौथी पोजीशन पे वो आ जाएंगे। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि ब्रिक्स के अंदर सवाए इसके कि एक एंटी वेस्टर्न जो है कॉमन डिनोमिनेटर है, उसके अलावा मुझे कोई चीज नजर नहीं आती। बातें बहुत की जाती हैं डी डॉलराइजेशन की और ये और वो, लेकिन देखें किसी आम आदमी से पूछें कि भाई आपको हम जो है वो 3 बैंक अकाउंट देते हैं, एक जो है वो रूबल अकाउंट है, एक युआन अकाउंट है और एक अमेरिकी डॉलर का अकाउंट है, तो आप किस में पैसे जमा करेंगे? तो वो शख्स जो है डॉलर में ही करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये स्टेबल करेंसी है, उसके पैसे जब उसको चाहिए होंगे दोबारा मिल जाएंगे और मुनाफा भी कमाएगा। तो मैं समझता हूँ ये कॉमन सेंस जो चीजें हैं उनसे हट के जो है वो अगर देखा जाए इस चीज को तो जाहिर है फिर वो हम मीडिया की बाज़गश्त में जो है वो उलझ के रह जाएंगे। ठीक, अच्छा दूसरे बताइएगा कामरान साहब, यूएस इलेक्शंस जो हैं काफी करीब आ चुके हैं इस वक्त। मुकाबला तो बड़ा सख्त लग रहा है। क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, प्रेडिक्शंस तो हम करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन हैरिस और ट्रंप के इस वक्त आपकी नजर में और फिर मीडिया कवरेज को भी देखा जाए, किसको ज्यादा वेटेज दी जा रही है इस वक्त? देखिए, बहुत नेक एंड नेक है। जब आपकी जो ओपिनियन पोल्स हैं, तमाम जो ओपिनियन पोल्स का मजमुआ लिया जाए तो वो सब के सब जो हैं वो मार्जिन ऑफ एरर के अंदर है, जो पॉपुलैरिटी का फर्क है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है, वोट है, वो किधर जाएगा? और वो जैसे आपने अपने शुरू के जो है रिपोर्ट में बयान किया कि वो स्विंग स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां क्या होगा। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इस वक्त जो है ये जो कहते हैं कि ये ऊंट किसी करवट भी बैठ सकता है, तो कुछ कहना जो है वो कबल अज वक्त होगा, लेकिन रेस बहुत टाइट है। और कई बार ऐसा भी होता है, अक्सर एक्चुअली मैं कहूँगा कि ऐसा होता है कि सही तरीके से अंदाजा लगाना कि किस कैंडिडेट की पॉपुलैरिटी ज्यादा है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो सारी की सारी जो आपको जो इंफॉर्मेशन मीडिया से आ रही होती है वो पार्टिजन लेंसेज से रिफ्रैक्ट होके आ रही होती है। तो अगर आप CNN को देखेंगे तो वो उनका झुकाव एक तरफ है, फॉक्स को देखेंगे तो उनका झुकाव दूसरी तरफ है, और इसी तरीके से आप दूसरे मीडिया को भी जो है देख लें। तो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ। अब कुछ दिन रह गए हैं, तो अब वीर इन द होम स्ट्रेच, तो देखें क्या होता है 5 नवंबर को। अच्छा कमला साहब, दूसरे बताइएगा कि एक इंप्रेशन ये भी है कि जी जो डीप स्टेट हाउस उसे कह दें एस्टेब्लिशमेंट, यूएस एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाहेगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वापस आए, वो डिजास्टर साबित हो सकता है अमेरिका के लिए। और क्या वाकई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो असरअंदाज हो सकती है इलेक्शंस पर? जी ये देखें, ये हम बात एस्टेब्लिशमेंट की उस पर्सपेक्टिव से करते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बखूबी वाकिफ हैं कि वो किस तरीके से जो है वो बिहेव करती है किसी भी इलेक्शन के अंदर। अमेरिका में इस तरह का नहीं है। अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मुख्तलिफ नौइयत की है, उस तरीके से उसके पास जो है वो नहीं है। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो है वो जाहिर है प्रेफरेंसेस होती हैं किसी कैंडिडेट के खिलाफ या उसके हक में, लेकिन वो उस तरह नहीं है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर है कि भाई आप जो है वो इलेक्शंस के आउटकम्स को जो है वो आप स्क्यू कर सकते हैं टू से द लीस्ट। तो लेकिन ये है कि देखें
ये तो बात ढकी छुपी नहीं है ना कि हम सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहते हैं कि भाई अमेरिका की जो रियासती ढांचा है, जो स्टेट मशीनरी है, उसको ओवरऑल की जरूरत है। अब जब आप ओवरऑल की बात करते हैं तो बहुत सारे हलकों के अंदर ये खतरा आ जाता है कि भाई अच्छा ये हमारे डिपार्टमेंट को कट कर देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक जो है वो जिसे कहते हैं अनसर्टनिटी और फियर जो है ना उभरता है। तो फिर जाहिर है फिर उसके खिलाफ पुशबैक होती है और जो है फिर वो सियासी रंग भी आता है कि जैसे ये कहा जाता है कि जी वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट को डिसमेंटल कर देंगे, या फिर ये है कि फलानी पॉलिसी रेडिकल आ जाएगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो पहले टर्म को देखने की जरूरत है सदर डोनाल्ड ट्रंप के कि जब वो आए तो उन्होंने बहुत सारी बातें की हुई थी कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। जब वो आए तो उन्होंने देखा कि भाई जो है वो जो रियासती ढांचा है, पूरा जो लीगल फ्रेमवर्क है अमेरिका का, जिस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर्स है, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो रास्ते में हायल होती हैं। याद रहे कि मगरबी दुनिया के अंदर जो अमेरिका का सदर है वो सबसे कमजोर चीफ एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं डोमेस्टिक पॉलिटिकल रेलम के अंदर। फॉरेन पॉलिसी के पास के रेलम में उसके पास बहुत लैटिट्यूड होता है, लेकिन एक तरफ जो है जुडिशरी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, एजेंसीज हैं। तो इट्स अ ह्यूज मेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस जिसको आपको नेविगेट करना होता है। चलें, कामरान बुखारी की सो मच फॉर जॉइनिंग अस।